हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू लाइव वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पेपर फर्स्ट के नोट से शेयर करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका अब स्टार्टिंग से कोर्स जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हैं उनका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं उनका भी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए अब हम आपका जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे, फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है वो तीनों ही कोर्सेज का एक कॉमन पेपर है। ठीक है, जो HIV, VI, IDD तीनों कोर्सेज में होता है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, इस पेपर में आप ओवरऑल डिसेबिलिटी के बारे में ही पढ़ते हो। ठीक है, पूरे ही पेपर में आप डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, किस तरह से आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो, क्या उसके कारण है, ठीक है, किस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, और डिसेबिलिटी के लिए किस तरह की आपकी हिस्ट्री रही है और किस तरह के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसेबिलिटी के प्रति निभाई गई है और निभाई जा रही है अब तक, वो सब चीज़ आप इसमें जानोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और हाँ, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके जो यूनिट फर्स्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको टॉपिक से ही पता चला कि आपको डिसेबिलिटी की समझ के बारे में, कि डिसेबिलिटी को लेकर क्या लोगों की समझ रही है और है अब तक, और किस तरह से आपको अपनी डिसेबिलिटी के प्रति अवेयर होना चाहिए, वो सब चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। डिसेबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। की जो डिसेबिलिटी है वो हर एक ह्यूमन कंडीशन का एक पार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी वन विल बी टेम्परली एंड परमानेंटली इम्पेयर्ड एट अ सम पॉइंट इन लाइफ। कि ऑलमोस्ट एवरी वन, जो सभी लोग हैं ज़्यादातर, वो अपने लाइफ की ऐसे किसी न किसी पॉइंट पर आकर टेम्परली या परमानेंटली डिसेबल होते हैं। ठीक है, एंड दोज हु सर्वाइव टू ओल्ड एज विल एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन फंक्शन। की जैसे ही जैसे आपकी जो एज बढ़ती जाती है, आप ओल्ड एज में आते हो, तो आप एक इस इम्पेयर्ड का हिस्सा बन जाते हो। ठीक है, मोस्ट एक्सटेंडेड फैमिली हैव अ डिसेबल्ड मेंबर। कि मोस्ट ऑफ द फैमिली ऐसी है कि जहाँ पर एक न एक डिसेबल्ड पर्सन होता है। एंड मैनी नॉन डिसेबल्ड पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सपोर्टिंग एंड केयरिंग फॉर देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विद डिसेबिलिटी। कि जो नॉन डिसेबल पर्सन होते हैं वो अपने डिसेबल व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। ठीक है, ये था हमारा इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। कि हमारी डिसेबिलिटी को लेके किस तरह की हिस्ट्री रही है नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे पर, और डिसेबिलिटी को लेके कौन कौन से मॉडल्स बनाए गए हैं उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी हैज़ बिन प्रेजेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। कि हमारी जो विकलांगता है, विकलांगता को लेकर कुछ ना कुछ हिस्ट्री हमारी रही है पहले। ऑल्सो द वे इट हैज़ बिन अंडरस्टूड एंड परसिव हैज़ अ वेरियड ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड कल्चर। कि जो इसकी समझ है, डिसेबिलिटी को लेके जो समझ है वो लोगों के समय और संस्कृति पर निर्भर करती है। ठीक है, दिस essay will provide an overview of the historical perspective of disability from ancient civilization to the modern era। कि हमारी डिसेबिलिटी को लेके ऐसी हिस्ट्री रही है जो हमारे काफ़ी पुराने टाइम से लेकर और अब तक की ऐसी हिस्ट्री रही है, जहाँ पर highlighting the changes and continuation in the way in which people disability have been treated and viewed by the society। कि ऐसे हाईलाइट्स या ऐसी कोई हिस्ट्री रही है या रहती है जो अब तक समाज के द्वारा डिसेबिलिटी को लेके क्या क्या समझ बनाई गई है, और क्या किस तरह की समझ पहले थी और किस तरह से समाज का उनकी डिसेबिलिटी में लेकर अपना योगदान रहा है, और कितनी चीज़ों में बदलाव रहा है। इस तरह की हिस्ट्री हमारी डिसेबिलिटी को लेकर रही है, सोसाइटी के द्वारा, उनकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, या फिर जो भी हमारे पहले के टाइम में क्या होता था, डिसेबिलिटी को लेकर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे।
ठीक है। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारी डिसेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो हमारा पहला का टाइम था उसके अकॉर्डिंग आज के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी को लेकर अवेयर हो चुके हैं। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है कि जो पहले के समाज में जो हमारी पहले की जो हिस्ट्री रही है, वो ये हिस्ट्री रही है लोगों की समझ पर निर्भर करती थी कि लोग उसके लिए अवेयर नहीं थे, तो उसका इतना उस पे ध्यान नहीं देते थे, चीज़ों को गलत मानते थे, ठीक है? ये नहीं सोचते थे कि हाँ, ये एक बायोलॉजिकली आपकी हो सकती है, बट उसको एक अलग ही वे में उसको ले जाते थे, ठीक है? लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते थे, उससे बातचीत नहीं करते थे, उसको काफ़ी समाज से अपना अलग कर दिया करते थे। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में डिसेबिलिटी को लेके काफ़ी फैमिलीज़ को, हमारे पूरे समाज को अवेयर किया गया है। तो पहले के समय से लेकर अब तक के आज के समय में डिसेबिलिटी के लिए लोगों की सोच भी बदली है, लोगों का योगदान भी बदला है, उनके तरीक़ों में भी बदलाव आया है। तो यही चीज़ आप अपने इस पूरे टॉपिक में पढ़ोगे, ठीक है? नेक्स्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को लेके जो हमारी राष्ट्र, जो हमारे नेशनल की क्या पर्सपेक्टिव रहा है हमारी डिसेबिलिटी को लेके। फर्स्ट पॉइंट है, विकलांगता एक अवधारणा है जो समय के साथ विकसित हुई है और विभिन्न ऐतिहासिक कलों कालों और संस्कृतियों में इसे अलग अलग तरीके से देखा गया है। कि विकलांगता एक ऐसा कंसेप्ट रहा है कि जो समय के साथ साथ डेवलप्ड हुआ है, ठीक है? और आज के जो विभिन्न जो अलग-अलग समय है, अलग-अलग कल्चर है, उसमें काफ़ी अलग-अलग तरीके देखे गए हैं, ठीक है? ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं में विकलांग लोगों का अक्सर अलग-अलग अलग कर दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था और कभी-कभी तो मार भी दिया जाता था। अगर पहले के टाइम में देखा जाए तो ये होता था कि जो डिसेबल पर्सन थे, या तो उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, ठीक है? या तो उनको अकेला छोड़ दिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। कि अगर बच्चा, किसी-किसी को होता है ना कि बर्थ के टाइम से डिसेबिलिटी होती है, किसी को बाद में पता चलता था, ठीक है? तो इसमें क्या होता था कि या तो वो उसको बिल्कुल छोड़ दिया करते थे अकेला, कहीं दिया किसी भी जैसे काफ़ी सारे ऐसे चलते थे कि कहीं छोड़ दिया अकेले बच्चे को, या जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है? या फिर मार दिया, क्योंकि डिसेबिलिटी को लेके उतना अवेयर पहले के टाइम में नहीं थे जितना अब हैं, ठीक है? और अब आज के टाइम में डिसेबिलिटी को लेके या फिर डिसेबल्ड पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं और कराई जाती हैं, ठीक है? मध्य युग में विकलांग लोगों को अक्सर राक्षसों या चुड़ैलों के वश में माना जाता था और उन्हें भूत भूत भगाने या अन्य प्रकार की यातनाओं के अधीन किया जाता था। कि अगर हम पहले के टाइम में, अगर जो हमारा जो पहले का टाइम था उसमें क्या होता था, जो डिसेबल पर्सन थे उनको इस तरह के रूप में माना जाता है कि कोई इस पे लाइक कुछ अलग रूप है इसका, है ना? जैसे आप सभी को पता है, वो कौन सा वर्ड होता है, याद नहीं आ रहा, वो जिसको कहते हैं कि हाँ इसमें भूत आ गया, या फिर कोई ये राक्षस है, या फिर इसका कुछ और जन्म हुआ है, या अपने कर्मों की सज़ा की वजह से, इस तरह के वर्ड्स लोग पहले बोलते थे बातों को। तो इस क्यों बोलते थे, क्योंकि वही अवेयरनेस की कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, कि लोगों को समझ नहीं थी, अवेयर नहीं थे। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, ये सब चीज़ सोचकर या तो उसको मार दिया करते थे या वो उसको अकेला छोड़ दिया करते थे, ठीक है? पर्ण जागरण के दौरान विकलांगता की अधिक चिकित्सीय समझ की ओर बदलाव आया। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का अध्ययन और वर्गीकरण किया। कि अगर हमारे जो उस इस समय के बाद जो अब नया जो समय आ रहा है उसमें क्या होता है कि अब विकलांगता के लिए जो डिसेबल पर्सन है या डिसेबिलिटी के प्रति काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है? अलग-अलग जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनके द्वारा उनके लिए एक मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई है, उनको अलग-अलग वर्गीकरण में बाँटा गया है। कि आपने देखा ना कि सारी डिसेबिलिटी अलग-अलग प्रकार से बाँटी गई है। पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, कि 7 तरह की डिसेबिलिटी हर व्यक्ति को होगी। बट जब आरपीडब्ल्यू एक्ट आया तो उसमें क्या था कि 7 से लेके वो 21 डिसेबिलिटी कर दी गई थी, कि हमारे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको इतने प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उन डिसेबिलिटी को रोकथाम करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी चलाई गई, ठीक है?
ज्ञानोदय काल में मानव अधिकारों और व्यक्तिगत गरिमा के मूल्य के बारे में विचारों का उदय हुआ, जिसके कारण विकलांग लोगों को अधिकार की मान्यता मिली। कि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो जो उनके मानव अधिकार हैं और जो व्यक्तिगत गरिमा है, उनके मूल्यों के बारे में उनके विचारों को डेवलप किया कि डिसेबल्ड पर्सन है उनके प्रति जो विचार है, सोच है, उसको डेवलप किया। ठीक है, उनको उनकी जो सोच है उसको अलग एक पॉजिटिव वे में चेंज किया। ठीक है, लोगों को अवेयर किया, अंडरस्टैंडिंग कराई डिसेबिलिटी को लेकर। ठीक है, उनकी समझ को बढ़ावा दिया। तो आज के टाइम में क्या है, तो इस तरह से उनकी समझ बढ़ी है, अवेयर हुए हैं, तो क्या हुआ है, जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उनको भी अधिकारों की मान्यता दी गई। ठीक है, और दी जाती है अब। पॉइंट नंबर 6, 19वीं शताब्दी में विकलांग लोगों के लिए संस्थानों का स्थापना हुई, जो अक्सर उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण की विशेषता थी। कि अगर 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो विकलांग जो डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए अलग अलग संस्थानों जो NGO कि उनके लिए उनको बनाया गया कि उनके प्रति जो भी अक्सर जो भी उनके प्रति दुर्व्यवहार होता है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए क्या बनाए, NGO बनाए गए। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं बनाई गई 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, वो पॉइंट हिंदी में थे सारे, उसी का ही ये इंग्लिश में है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिलेंगे। तो ना तो हिंदी वाले घबराए ना इंग्लिश वाले घबराए, आपको नोट्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन डिसेबिलिटी कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या रहा है हमारी डिसेबिलिटी को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट जो रहा है, डिसेबिलिटी इज़ अ ग्लोबल इशू। कि जो डिसेबिलिटी है ये ग्लोबल इशू रहा है, ये नहीं है कि हमारे इंडिया में ही ऐसा हुआ या नेशनल लेवल पे ही ऐसा हुआ। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल फॉर्म में जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी इसका ऐसा ही रहा है कि डिसेबिलिटी को लेकर लोग इतना अवेयर नहीं थे, तो उनकी भी समझ यही थी, इसी प्रकार की। ठीक है, जो फर्स्ट आता है विकलांगता की वैश्विक मुद्दा। डिसेबिलिटी इज़ अफेक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी अफेक्ट्स पीपल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में के लोगों को प्रभावित करती है, उनको अफेक्ट डालती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, देर आर ओवर 1 बिलियन पीपल विद डिसेबिलिटी ग्लोबली। एंड जो WHO है उनके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि हमारे वर्ल्ड में 1 बिलियन लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ से जो डिसेबल हैं। ठीक है, एंड दिस नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज पॉपुलेशन एज ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बिकम मोर प्रिवलेंट। कि जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ऐसे जो लोग डिसेबल पर्सन हैं उनमें भी वृद्धि आ रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, कि WHO ने क्या बोला है कि हमारे जो वर्ल्ड में वैश्विक तौर पर देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो 1 बिलियन से अधिक लोग हैं जो डिसेबिलिटी से गूंज रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही इन लोगों की भी संख्याएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी इज़ अ ह्यूमन राइट इशूज़। की विकलांगता एक मानवाधिकार मुद्दा है। कि डिसेबिलिटी के लिए किस तरह के ऐसे ह्यूमन राइट्स में इश्यूज़ रहा है कि जो उनको राइट्स नहीं दिए गए हैं, और कौन कौन से राइट्स हैं जो उनको दिए जाने चाहिए। ओके, The UNCRPD recognized that people with disability have the same human rights as everyone else। कि UNCRPD के अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना है कि जैसे अन्य लोगों के लिए अपने अधिकार हैं, तो उसी तरीके से जो डिसेबल पर्सन है उनको भी हर एक चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, डेट दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कि इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए।
ठीक है। दिस इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। कि वो कौन कौन से राइट है कि उनको एजुकेशन का राइट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का राइट होना चाहिए, हेल्थ केयर का राइट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी की सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं या उन सब में उनको पार्टिसिपेशन लेने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द WHO एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑल्सो डेवलप्ड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू प्रमोट द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। कि WHO ने और जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही माना है कि उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई, अलग अलग गाइडलाइंस उनको दिए गए। ठीक है। क्यों दिए गए? कि हर एक डिसेबल पर्सन को उनके राइट्स दिए जाएं। ठीक है। तो UNCRPD ने भी यही बोला कि हर एक डिसेबल पर्सन को हर एक अन्य व्यक्ति की तरह अपने राइट्स मिलने चाहिए, और वही सेम चीज़ WHO ने मानी है और वही सेम चीज़ ILO ने मानी है। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फुल फॉर्म हैं आप इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स लिखते हो तो उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो कि आप जब पेपर देने जाओ या पेपर के टाइम पर जब आप अपने नोट्स पढ़ो तो आपको ये जो चीज़ हाईलाइटेड चीज़ें हैं आपको फुल फॉर्म साथ के साथ याद होती रहें। ठीक है। कि आपके जो पूरे कोर्स में कितनी फुल फॉर्म आई है आपको आपके पेपर में पता चल जाएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। कि हमारी डिसेबिलिटी को लेके कौन कौन से मॉडल्स हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर द वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डिसेबिलिटी। कि मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है? मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी वो एक ज़रिया है कि लोगों की समझ को बढ़ाना और उनकी डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना। द शेप द वे पीपल विद डिसेबिलिटी आर परसेव्ड, ट्रीटेड एंड इंक्लूडिंग इन द सोसाइटी। कि वो इस आकार को शो कराते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की डिसेबिलिटी है। ठीक है। कैसे उनको ट्रीट किया जाना चाहिए और किस तरह से अपने समाज में उनको इंक्लूड करना चाहिए। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। फर्स्ट हमारा आता है मेडिकल मॉडल। ठीक है। मेडिकल मॉडल में आपकी चिकित्सा से रिलेटेड सारी उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है। मेडिकल मॉडल द मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ मेडिकल प्रॉब्लम डेट नीड्स टू बी फिक्स्ड और क्योरेड। कि मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटी क्या है? कि जो बच्चों को या फिर किसी भी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसको किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर किस तरह की उनको नीड्स दी जानी चाहिए, किस तरह को उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय एन इम्पेयरमेंट और अ मेडिकल कंडीशन डेट नीड्स टू बी ट्रीटेड, मैनेज्ड और क्योरेड बाय द मेडिकल प्रोफेशंस। की मेडिकल जो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी है ये वाला जो मॉडल है वो इस पे आधारित है कि कोई भी व्यक्ति अगर इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तो उसकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो उसकी कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए उनको किस तरह से का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए और किस तरह से उनकी प्रॉपर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो दी जानी चाहिए। दिस मॉडल इज़ फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स इम्पेयरमेंट रैदर देन ऑन द इन्वायरमेंट और द सोसाइटी। की जो मॉडल है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि व्यक्ति की को किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और किस तरह की उसको डिसेबिलिटी है। वो इस पे फोकस नहीं करता कि व्यक्ति किस इन्वायरमेंट से है या कैसी सोसाइटी से है, वो फोकस करता है कि उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है और उसकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें उसके को प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है। तो ये था मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल मॉडल। The social model of disability views disability as a social constructed problem that arises from the interaction between the individual and the environment। कि जो सोशल मॉडल है वो इस पे नज़र डालता है कि जो डिसेबिलिटी है वो भी एक समाज का हिस्सा है जो समाज के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है। According to this model, disability is not an inherent characteristics of the individual। की जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है वो व्यक्ति की अंतर्निहित
करेक्टर नहीं है, कि वो उसके इंटरनल करेक्टर नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी किसी ना किसी व्यक्ति को हो सकती है, ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को है, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ एक अगर एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी है, तो ये नहीं है ना कि वो उसकी एक इंटरनल करेक्टर है, वो उसको, अब वो आपको भी हो सकती है, वो आज उसको है तो वो आपको भी हो सकती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को नहीं बोलती कि जो अगर बच्चों को वो डिसेबिलिटी है वो इंटरनली उसकी है, नहीं, ठीक है, बट रैदर अ रिजल्ट ऑफ द बैरियर एंड obstacles in the social and physical environment that prevent full participation and inclusion ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, कि वो इस तरह के बैरियर जो इन्वायरमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा लोगों पर बनाए जाते हैं डिसेबल लोगों पर, कि उनको समाज से दूर कर देना, एनवायरनमेंट से दूर कर देना, सोसाइटी में जो चीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट ना करने देना, तो इस तरह के बैरियर्स को वो दूर करता है ये सोशल मॉडल। द सोशल मॉडल एम्फेसाइज द नीड्स टू रिमूव बैरियर्स एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, की वो जो बैरियर्स है उनको हटाता है और जो समाज को एक समावेशी समाज बनाता है, इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाता है, ठीक है। तो ये था सोशल मॉडल। नेक्स्ट है हमारा बायोसाइको सोशल मॉडल। द बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, disability is not just a medical problem or social problem but a combination of both, कि जो बायोसाइको सोशल मॉडल है वो इस पर नज़र डालता है कि जो हमारी जो डिसेबिलिटी है ना तो वो बायोलॉजिकल होती है केवल, ना वो साइकोलॉजिकल होती है केवल, ना वो सोशल होती है। जो डिसेबिलिटी होती है वो तीनों का एक जटिल, मतलब एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें वो तीनों रूप से बच्चा अफेक्ट होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी वो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता या फिर सोशल मॉडल को फेस नहीं करता केवल, कि अगर डिसेबिलिटी हो सिर्फ या तो केवल केवल मेडिकल प्रॉब्लम्स को फेसेस करेगा या फिर सोशल मॉडल, नहीं, वो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में तो प्रॉब्लम फेसेस करेगा, ठीक है, प्लस में वो सोशली भी प्रॉब्लम फेसेस करता है, ठीक है। कोई सिंगल नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम को फेस करेगा, वो करेगा, दोनों को ही करेगा, ठीक है। द बायोसाइको सोशल मॉडल एम्फेसिस टू नीड to address the biological, psychological, social aspects of disability to improve the equality of life for person with disability, कि जो बायोसाइको सोशल मॉडल है वो तीनों रूप से, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फिर सोशली हो या फिर बायोलॉजिकली हो, उन तीनों को एक इक्वल रूप से मानकर लोगों के जो उनकी गुणवत्ता होती है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को तीनों रूप से सुधार करने के लिए काम करता है, कि उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, ठीक है। तो ये था बायोसाइको सोशल मॉडल। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेबिलिटी राइट मॉडल, कि जो डिसेबिलिटी राइट्स मॉडल, कि अगर व्यक्ति को किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको हर एक तरीके का राइट मिलना चाहिए। द डिसेबिलिटी राइट्स मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशूज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पीपल विद डिसेबिलिटी आर इंटाइटल्ड टू द सेम ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एज अ एवरीवन एल्स, कि जो डिसेबिलिटी राइट्स ह्यूमन है, ये अगर जो अन्य व्यक्ति होते हैं, जो नॉन डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको हर एक तरीके का राइट्स दिया जाता है, सेम उसी तरीके से जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको भी इन सभी राइट्स मिलने चाहिए, उनको इन सभी चीज़ों की भी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। द डिसेबिलिटी राइट्स मॉडल एम्फसाइज द नीड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वल राइट्स, की जो राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स मॉडल है वो उस चीज़ पर जोर डालता है कि जो डिसेबल पर्सन के बीच में और नॉन डिसेबल पर्सन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको ख़त्म करना, और इक्वल राइट्स को, इक्वलिटी को प्रमोट करना, ठीक है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, सारी सर्विसेज उनको दी जानी चाहिए, ठीक है, सारे राइट्स उनको दिया जाना चाहिए, उनको अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी किए करने का राइट्स होना चाहिए। जो जैसे अन्य व्यक्ति होते हैं, जो नॉन डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको हर एक चीज़ के राइट्स मिलते हैं, तो सेम डिसेबल व्यक्ति को भी सारे राइट्स मिलने चाहिए, तो ये उस चीज़ पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल मॉडल।
द कल्चरल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इज़ अ पर्सपेक्टिव डैट व्यूज डिसेबिलिटी एज अ कल्चरल आइडेंटिटी। कि जो कल्चर मॉडल है वो चीज़ को दिखाता है कि हमारे जो समाज में या फिर जो पहले के समाज में होता था कि डिसेबिलिटी को उसकी इस तरह से नहीं समझते कि उसकी एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है या फिर कोई उसकी वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वो उसकी एक संस्कृति प्रॉब्लम मानते थे कि ये इसके कल्चर है, इसका ये कल्चर है ऐसा। उसको ये नहीं समझते थे कि हाँ वो मेडिकली फिट नहीं है या फिर वो इंडिविजुअली उसको किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। वो ये सोचते थे कि ये इसके एक कल्चर की पहचान है। कि जैसे होता ना कि ये डिसेबल बच्चों की एक अपनी एक सोसाइटी बन जाती है, अपना एक ग्रुप बन जाता है, उस तरीके से ये उसकी कल्चर आइडेंटिटी मानते थे। ठीक है, तो ये मॉडल इस चीज़ पर ध्यान देता है कि दिस मॉडल emphasize दैट पीपल विद डिसेबिलिटी हैव देयर ओन यूनिक लैंग्वेज हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस एंड दैट डिसेबिलिटी शुड बी सेलिब्रेटेड रैदर देन स्टिग्मा। कि वो इस चीज़ पर जोर डालता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी एक अपनी पहचान होती है, उनकी भी एक अपनी भाषा होती है, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं। तो उनको इस तरह से सेलिब्रेटेड किया जाना चाहिए कि जिससे हम उसको पॉजिटिवली उनको मोटिवेट कर सके, ना कि इस तरह से कि उनके उनके ऊपर स्टिग्मा लगाया जाए, उनको एक कोई एक ऐसा वर्ड दिया जाए या कलंक कलंक बोलते हैं ना कि कलंक का एक वर्ड दे दिया जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर एक टैग नहीं देना चाहिए, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था कल्चरल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 1.2। तो 1.1 में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसका डिसेबिलिटी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़े, नेशनल और इंटरनेशनल और मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, आपने डिसेबिलिटी की हिस्ट्री जानी। ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, और मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़े जिसमें आपने 5 तरीके के मॉडल्स पढ़े थे। कौन से? मेडिकल मॉडल, ठीक है, डिसेबिलिटी ह्यूमन राइट्स, बायोसाइको सोशल मॉडल, और नेक्स्ट कौन सा था? कल्चरल मॉडल, और फिफ्थ एक और रह गया ना, सोशल मॉडल। ये आपके 5 टॉपिक्स थे, 5 मॉडल्स थे जो आपने इस पॉइंट में कवर करे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 1.1। ये 1.1 तो आपकी यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हो। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो भी आप मेरा सब्सक्राइब कर दें चैनल, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना कि जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 1.2, 1 पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इस टॉपिक में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे या फिर डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस के बारे में? हैंडीकैप के बारे में, इम्पेयरमेंट के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, और एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशंस एंड रिहैबिलिटेशंस। तो अब जो नेक्स्ट फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है हैंडीकैप। ठीक है, दिव्यांगता आप इसको बोल सकते हो या अपंगता। हैंडीकैप्ड क्या होते हैं कि जो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जिसको परमानेंटली, कैसे कि इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाना कि जो वो लाइफ टाइम उसकी रहेगी। ठीक है, जो परमानेंटली हैंडीकैप्ड किस तरह, जो व्हील चेयर पे रहते हैं, लाइक किसी का एक पैर नहीं है या फिर एक हाथ नहीं है या दोनों पैर नहीं है, तो वो कहते हैं वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जिनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट की ज़रूरत तो ऑब्वियसली हर एक डिसेबिलिटी में पड़ती है, बट उनको परमानेंटली उनका एक वो सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो वो होती डिसेबिलिटी जो परमानेंटली हो जाए। और इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हैंडीकैप्ड और इम्पेयरमेंट में। हैंडीकैप्ड वो होते हैं कि जो परमानेंटली हो जाते हैं, जो पूरे लाइफ टाइम रहते हैं, और इम्पेयरमेंट वो होते हैं कि जिनको आप ठीक कर सकते हो, उनके आप प्रिवेंट्स कर सकते हो, ट्रीटमेंट देकर उसकी डिसेबिलिटी में या जो डिसेबिलिटी थी उसमें सुधार ला सकते हो। ठीक है, डिसेबिलिटी वही कि डिसेबिलिटी किस भी प्रकार की हो सकती है, वो बच्चे की फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी अलग अलग कोई सी भी डिसेबिलिटी उसको हो सकती है। एक्टिविटी लिमिटेशंस, कि उसकी एक्टिविटी पे लिमिटेशंस लग जाना,
कि उसकी एक्टिविटी जो है वो लिमिट्स में हो जाती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिट में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हैबिलिटेशन है और ऐसे ही रिहैबिलिटेशन है। हैबिलिटेशंस में वो है कि अगर बच्चे को डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, अब आपको उसको ट्रीटमेंट दिया गया। और रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करके उसकी नीड्स को फुलफ़िल करके, उनको प्रिवेंट्स करके उस चीज़ को, जिस चीज़ में बच्चा रुक रहा था, जिस चीज़ को बच्चा करने में कठिनाई या फिर डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा था, उस चीज़ में सुधार करते हैं हम रिहैबिलिटेशन में, कि उसको वापस से उस चीज़ को नॉर्मल करना, ठीक है, कि बच्चा उस काम को करने के योग्य हो जाए, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना, ठीक है। तो हैंडीकैप्ड, विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी नुकसान या बाधा को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति के कुछ स्थितियों और गतिविधियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता को सीमित करता है। कि विकलांगता या अपंगता एक ऐसा शब्द है जो किसी को नुकसान या बाधा को दर्शाता है, जो किसी व्यक्ति की स्थिति और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से या उनके कार्य पर प्रभाव डालता है, उनको सीमित कर देता है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर विकलांगता के संदर्भ में किया जाता है, जहाँ यह एक शारीरिक या मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के कुछ कार्य गतिविधियों करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कि जो शब्द है ये शब्द जो हैंडीकैप्ड, वो इससे उन लोगों के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है कि जो विकलांग है, डिसेबल है, कि जो उनके शारीरिक तौर पे या फिर मानसिक तौर पे आप कह सकते हो, ठीक है, जो उनके कार्य हैं, उनकी एक्टिविटीज़ है, उनकी क्षमता को प्रभावित करता है, एक्टिविटीज़ करने की क्षमता को, कार्य को करने की एबिलिटीज़ को प्रभावित करता है, तो वो हैंडीकैप्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे हैंडीकैप्ड इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू अ disadvantages to or impediment that limits a person's ability to function effectively in certain situations or activities. The term is often used in the context of disabilities where it refers to a physical or mental condition that affect a person's ability to perform certain tasks or activities. ठीक है, ये थी हैंडीकैप्ड की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपकी आती है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है कि आप देखते हो ना, इम्पेयरमेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट है कि जिनको आप एड्स के द्वारा या फिर आपको लेवल पता चल जाता है, ठीक है, कि इस लेवल पे बच्चे को इम्पेयरमेंट है, तो आप उसको अगर कम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रीटमेंट देकर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। बट हैंडीकैप में नहीं होता है ऐसा। हैंडीकैप में क्या होता है कि परमानेंटली वो चीज़ें हो जाती है, परमानेंटली जो उसके काम करने की जो क्षमताएँ हैं या एक्टिविटी करने की जो एबिलिटीज़ है वो सीमित हो जाती है, ठीक है। चाहे वो आप शारीरिक तौर पे मान लो या फिर आप फिजिकली तौर पर मान लो, सॉरी, मानसिक तौर पर मान लो, ठीक है। पर इम्पेयरमेंट में क्या है कि आप इम्पेयरमेंट को आप सही कर सकते हो। अगर वो उस इम्पेयरमेंट में होता है कि आपको लेवल्स पता चल जाते हैं कि बच्चे को कौन से लेवल पर इम्पेयरमेंट है और कौन से डिसेबिलिटी है और किस तरह से आप इनके रोकथाम करके उसको रोक सकते हो। अगर जल्द से जल्द आपको डिसेबिलिटी का पता चल गया कि हाँ, बच्चे को ये डिसेबिलिटी है या व्यक्ति को ये डिसेबिलिटी है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। बट एक जब ज़्यादा टाइम हो जाता है और जब उस डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर आकर जो ट्रीटमेंट देना और उस डिसेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से ठीक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इम्पेयरमेंट, हानि एक शब्द है जिसका उपयोग शारीरिक, मानसिक, संवेदी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कि जो इम्पेयरमेंट है या फिर हानि है वो एक ऐसा शब्द है वो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेदी स्थिति को दर्शाता है, जो किसी व्यक्ति को कुछ कार्य और गतिविधियों को करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कि जो व्यक्ति के कुछ ही कार्य या फिर कुछ ही गतिविधियों की क्षमता को प्रभावित करता है, सीमित नहीं करता। हैंडीकैप में क्या होता है कि सीमित कर देता है उस चीज़ को। इसमें क्या होता है कि प्रभावित करता है, केवल उसको सीमित नहीं करता, उनकी एक्टिविटीज़ की जो एबिलिटीज़ होती है उनको सीमित नहीं करता। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें हल्के से लेकर गंभीर तक की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कि इस श्रृंखला मतलब एक ऐसी लेवल या ऐसे स्टेजेस शामिल होते हैं कि बच्चे की शुरुआती से लेकर
मतलब हल्के से लेकर ऐसी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है कि लेवल 1 से लेकर काफ़ी स्टेज तक अगर बच्चे को इम्पेयरमेंट हो सकता है, अगर हम उसको शुरुआत में ही उसका पता ना लगाएं। ठीक है। और यह स्थायी या अस्थायी हो सकती है। हानि किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जैसे जिससे उनके काम करने की क्षमता, सामाजिक गतिविधि में भाग लेने और दैनिक कार्य करने की क्षमता को प्रभावित हो सकती है। कि जो इम्पेयरमेंट है, हानि है, वो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ऐसे इस तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। उनके काम करने की क्षमता, समाज में किस तरह से अपनी गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता पर इफेक्ट डालना। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी ऐसी उनकी एबिलिटीज़ है जो स्थायी और अस्थायी रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है शारीरिक दुर्लभताओं। किसी व्यक्ति की गतिशीलता, निपुणता, शक्ति या सहन शक्ति को प्रभावित कर सकती है। जो शारीरिक दुर्लभताएं होती हैं वो व्यक्ति की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है, उसकी निपुणता को प्रभावित कर सकती है, उसकी शक्ति को प्रभावित कर सकती है, और उसकी जो सहन शक्ति होती है उसको भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति घूमने फिरने के लिए व्हीलचेयर या बैसाखी का उपयोग करता है। कि अगर हम एक शारीरिक रूप से देखा जाए, अगर बच्चा कोई फिजिकली डिसेबल है या फिजिकली इम्पेयर्ड है, तो क्या करता है कि अपने घूमने फिरने के लिए क्या करता है, व्हील चेयर का यूज़ करता है या फिर किसी स्टिक का यूज़ करता है। ठीक है। या उन्हें वस्तुओं को पकड़ने या भारी वस्तुओं को उठाने में कठिनाइयाँ हो सकती है। और देखा जाता है जिसको मानसिक दुर्लभताएं हैं, किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक या भावात्मक व्यवहारिक कामकाज को प्रभावित करती है। अगर बच्चे को कोई मेंटली डिसऑर्डर है, बच्चे को कोई मेंटली मानसिक तौर पर डिसेबल है, तो क्या करता है वो उसकी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा, उसके भावात्मक विकास को प्रभावित करेगा, उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति को याददाश्त समस्या समाधान या भावात्मक विनियम में कठिनाइयाँ हो सकती है। कि अगर मानसिक तौर पर कोई विकलांग है तो क्या होता है उसमें कि उनकी जो याददाश्त है, उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी कमज़ोर वीक हो जाती है। समस्या समाधान, कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको प्रॉब्लम होती हैं। उनके जो इमोशंस हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो इस तरह की वो कठिनाइयाँ फेस करते हैं। संवेदी हानि जैसे अंधापन या बहरापन किसी व्यक्ति की अपनी वातावरण से जानकारी को समझने, व्याख्या करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कि संवेदी हानि वो हो सकती है जैसे अंधापन हो गया, बहरापन हो गया। तो इस तरह की जो हानि है ये व्यक्ति को उनकी जानकारी को समझने के लिए, वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को समझने के लिए उनकी जो क्षमताएं हैं समझने की, उसको प्रभावित करती है। तो ये होते हैं हमारे इम्पेयरमेंट्स जो आपके मानसिक, संवेदी और शारीरिक तीनों ही तरीके के बताए कि कौन कौन से किस किस तरह की आपकी शारीरिक हानि हो सकती है, कौन से आपकी मानसिक हानि हो सकती है, और किस तरह की आपकी संवेदी हानि हो सकती है। ठीक है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है इम्पेयरमेंट की है। नेक्स्ट हमारी आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है कि एक किसी डिसेबिलिटी वो शारीरिक तौर पे भी वो डिसेबल हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है, संवेदी तौर पे भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि हर किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी है, किसी को एक डिसेबिलिटी नहीं है, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी है। तो विकलांगता शारीरिक, मानसिक या संवेदी हानि को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति की एक या अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को काफ़ी दूर हद तक सीमित कर देती है। कि डिसेबिलिटी वो है कि जो व्यक्ति के एक या एक से अधिक ऐसी काफ़ी सारी गतिविधियों की जो क्षमताएं हैं उनको सीमित कर देती है। ठीक है। प्रमुख जीवन गतिविधियों में चलना, देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना, सीखना या शारीरिक कार्य करना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। विकलांग व्यक्ति को इनमें से एक या एक अधिक कार्य करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। कि इनमें से ये जो सारी गतिविधियाँ थी, डिसेबल जो पर्सन होते हैं, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, वो इनमें से किसी एक ना या एक से अधिक गतिविधियों करने में कठिनाइयाँ या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तो समाज में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
विकलांगता को स्थायी या स्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कि विकलांगता जो है वो अस्थायी या स्थायी रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है कि जो विकलांगता है वो स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। और विकलांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर इसका किसी व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है कि अगर व्यक्ति को विकलांगता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग विकलांगता है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अलग अलग तरीके से ही वो उनके गंभीर रूप से उनके जीवन पर प्रभाव डालती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकलांग व्यक्ति किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, कि जो विकलांगता है ये हमें ध्यान में ज़रूर रखना है कि जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी होती है, वो हर एक व्यक्ति की उसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो हमें डिसेबल पर्सन की वो उनकी विशेषता नहीं माननी है। जैसे कि आप सभी को पता है जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनमें हम लोगों से ज़्यादा एक सेंस एक्स्ट्रा होता है कि वो हमसे, अब उनके बिहेवियर्स में प्रॉब्लम होगी, डिसेबिलिटी के कारण उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों में कमी होती है, ठीक है, उनकी, चाहे वो शारीरिक तौर पे मान लो, मानसिक तौर पे मान लो, चाहे वो आप संवेदी तौर पर मान लो, ठीक है। बट ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही लो हैं, नहीं, हम उनको उनको समाज से अलग नहीं करना, उनको समाज से जोड़ना है, ठीक है। तो उनको उनकी वो कमी नहीं माननी है, उसकी उस चीज़ को एक पावर समझकर उनको मोटिवेट करना है, उनको उस एक्टिविटी करने के योग्य बनाना है, ठीक है। जो उन बाधा और भेदभाव को दर्शाती है जिनका विकलांग लोगों को समाज में सामना करना पड़ता है, कि अगर आप इस तरह से उनकी डिसेबिलिटी को उनकी विशेषता मान लेते हो, तो क्या होता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो अपने समाज में काफ़ी डिमोटिवेट फील करते हैं, और जो समाज के लोग होते हैं वो भी भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जिससे इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो डिसेबल पर्सन है वो आज के टाइम में भी फेस करते हैं कहीं ना कहीं। पूरी प्रॉपर तरीके से तो ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ऐसे हैं, ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर इतना अवेयर नहीं है, ठीक है। शहरों में तो ज़्यादातर मोस्टली अवेयर कर दिया गया, पर ऐसे काफ़ी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर अभी भी लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हैं। तो हमें उनकी जो डिसेबिलिटी है उनकी विशेषता नहीं माननी है, ठीक है। उनकी उस चीज़ को पावर बनाकर उनको मोटिवेट करना है, उनको एक्टिविटी करने के हमें योग्य बनाना है, ठीक है, ना कि उसको समाज से अलग करना। हमें उनको समाज से जोड़ना है, हमारा काम क्या हो कि उनको समाज से जोड़ना, अलग करना नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस, गतिविधि सीमा, कि गतिविधि करने में सीमाएं हो जाती, लिमिटेशंस लग जाती हैं डिसेबिलिटी के कारण। तो कौन कौन सी है? एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या है? गतिविधि सीमा का तात्पर्य किसी व्यवस्था, किसी स्वास्थ्य स्थिति या विकलांगता के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियों पर प्रभाव डालती है, ठीक है, उनको प्रभावित करती है। एक्टिविटी लिमिटेशंस कि अगर बच्चों को डिसेबिलिटीज़ है तो वो उसकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रभावित करती है, जैसे कि आत्म देखभाल, गतिशीलता, संचार, घरेलू जीवन को चलाने में, या उनकी जो क्षमताएं हैं उनको कम कर देती है, ठीक है। तो यह है गतिविधि सीमा पर कुछ विवरण दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा, गतिविधि की सीमा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों या विकलांगताओं के कारण हो सकती है, जैसे कि शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक या मानसिक व्यवस्था, स्वास्थ्य हानि। गतिविधि सीमा वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वो उनकी स्वास्थ्य स्थितियों या फिर विकलांगताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि चाहे अगर व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता है या फिर संवेदी विकलांगताएं हैं, बौद्धिक विकलांगताएं हैं या मानसिक विकलांगताएं हैं, तो उसकी उन डिसेबिलिटी के आधार पर वो उसकी जो एक्टिविटीज़ है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उनको सीमित कर देती है, कि कोई ऐसी डेली लाइफ की ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर देती है उनकी डिसेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है गतिविधि सीमा की गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, और यह व्यक्ति और उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति या विकलांगता के आधार पर विभिन्न हो सकता है। जो गतिविधि सीमा है वो गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, कि जो उनकी एक्टिविटी लिमिटेशंस है वो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5, 6, 7 तक जा सकती है, ठीक है। यह व्यक्ति और उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति या फिर विकलांगता के आधार पर
निर्भर करती है कि व्यक्ति को किस तरह की डिसेबिलिटी है, उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर ये चीज़ क्या करती है, निर्भर करती है। जिस तरह की डिसेबिलिटी होती है, जिस तरह पे उस डिसेबिलिटी में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उसके आधार पर ही वो उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस लग जाती हैं, लिमिट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है गतिविधि की सीमा किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। कि जो गतिविधि की सीमाएं हैं, गतिविधि की सीमाएं वो व्यक्ति के जीवन की जो क्वालिटी है उसको पूरी तरह से या पूरी तरह से नहीं, या काफ़ी तरीके से उसको पर प्रभाव डालती है, जिससे उनकी काम करने की क्षमता, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और दैनिक कार्यों की क्षमता को प्रभावित हो सकती है। कि एक्टिविटी जो लिमिटेशंस हैं वो व्यक्ति की क्वालिटीज़ पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, जैसे कि चाहे उनकी वो काम करने की क्षमताएं हो, या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमताएं हो, या दैनिक कार्य करने की क्षमताएं हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ पर प्रभाव डालती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है WHO गतिविधि सीमा को विकलांगता के एक घटक के रूप में परिभाषित किया करता है, जो हानि पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत कारकों के बीच बातचीत का एक परिणाम है। कि WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक परिभाषा दी थी कि जो गतिविधि सीमाएं हैं वो विकलांगता का ये घटक है। ठीक है, जो व्यक्ति के उनकी हानि के कारण या फिर पर्यावरणीय कारकों या व्यक्तिगत कारकों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, या एक ऐसा संबंध है। नेक्स्ट है WHO का कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। गतिविधि ICF गतिविधि की सीमा और किसी व्यक्ति के समग्र कामकाज पर इसके प्रभाव को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। चाहे वो WHO और ICF है, फंक्शन, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, वो व्यक्ति की डिसेबिलिटी और उनकी डिसेबिलिटी के कारण व्यक्ति है वो कौन कौन सी चीज़ों को कार्य नहीं कर पा रहा है और किस किस चीज़ों में वो कार्य करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। तो वो इस चीज़ पे कि WHO ने ये कहा है, WHO और ICF ने, कि जो व्यक्ति को डिसेबिलिटीज़ है, डिसेबिलिटी जिसके कारण जो उसके कामकाज करने की गतिविधियों को प्रभाव डालती है, उस चीज़ को प्रदान करने के लिए उनको एक सुविधा या उनको समझने के लिए उनको समझा गया है, उनके लिए सुविधाएं बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ICF गतिविधि सीमा को परिभाषित करता है। कि जो ICF है वो गतिविधि सीमा को परिभाषित करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को गतिविधियों या कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। कि ICF ने क्या कहा है कि जो गतिविधि सीमा को परिभाषित किया है, जैसे कि किसी व्यक्ति को गतिविधियों या कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है। ठीक है, जबकि भागीदारी प्रतिबंध उन समस्याओं को संदर्भित करता है कि जो उनकी भागीदारी प्रतिबंध है, जो उनकी समस्याओं को जो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनकी समस्या के कारण वो को अफेक्ट करता है, जो किसी व्यक्ति को जीवन की स्थितियों में शामिल होने में हो सकती है। कि जो व्यक्ति के जीवन की स्थितियों में शामिल होने में वो हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को डिसेबिलिटी है, तो क्या करेगा, उसके समाज में हो रही जो गतिविधियां होती हैं वो उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ से वो उसको बिल्कुल दूर कर देता है। तो एक तरीके का वो बैरियर बन जाता है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गतिविधि को सीमा की चिकित्सा उपचार, पुनर्वास सहायक प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संशोधन और सामाजिक समर्थन सहित कई प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। कि एक्टिविटीज लिमिटेशंस है, जो गतिविधि सीमाएं हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देकर, ठीक है, रिहैबिलिटेशंस देकर, ट्रीटमेंट्स देकर, नई नई ऐसे असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड कराकर, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे जो सामाजिक वातावरण है उसको मॉडिफाई कर कर, उनको सोशल तरीके से सपोर्ट कर कर, इस तरह से उनको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करके उस चीज़ को सही किया जा सकता है। ठीक है। कई देशों में गतिविधि सीमा वाले लोगों को विकलांगता अधिकार कानूनों के तहत संरक्षित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देना है। कि कई देशों में एक ऐसा लॉ है जो विकलांगता अधिकार कानूनों के तहत
उनको संरक्षित करता है और जो विकलांग लोगों के समान अधिकार हैं, अवसर हैं, उनको बढ़ावा देता है, उनकी अपॉर्चुनिटी उनको देता है। तो ऐसे कई देशों में इस तरह का लॉ बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति को उनके, चाहे वो डिसेबल हो या फिर कैसा भी हो, उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एक्टिविटी लिमिटेशंस। इसके हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है हैबिलिटेशंस। एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशंस और रिहैबिलिटेशंस, ये कुछ हद तक सेम है। ठीक है, हैबिलिटेशन से तात्पर्य दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य स्तर को प्राप्त करने के लिए कौशल क्षमताओं को विकसित करने या फिर से विकसित करने की प्रक्रिया से है। कि हैबिलिटेशंस क्या है कि जो उनके दैनिक जीवन के कार्य करने या फिर गतिविधियों को पूरा करने के लिए उनको एक आवश्यक स्तर पर लाना, उनके कौशल से क्षमताओं को विकास करना, विकसित करना। ठीक है, या फिर दोबारा से अगर व्यक्ति को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, कि पहले वो चीज़ वो कर लिया करता था, अब वो नहीं कर पाता, तो उस चीज़ में सुधार करके वापस से उसको उस काम को करने के योग्य बनाना, ये हैबिलिटेशंस का काम था, यह हैबिलिटेशन का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन कौशलों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है जो उन्हें स्वाभाविक रूप से हासिल नहीं किए होंगे या जो उन्होंने चोट, बीमारी या विकलांगता के कारण खो दिए होंगे। कि ऐसे कौशल, पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर हैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्तियों के उन कौशल या क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है जो उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के कारण या फिर चोट लगने के कारण या फिर बीमारी के कारण वो खो चुके थे। तो उनको वापस से उन उन कौशलों को विकसित करना, उन क्षमताओं को विकसित करना, वो हैबिलिटेशन का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुनर्वास का लक्ष्य व्यक्तियों को कामकाज के उस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाना जो दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे आत्म देखभाल, गतिशीलता, संचार, सामाजिक संपर्क को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कि हैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हैबिलिटेशन उस चीज़ पर काम करता है कि व्यक्ति को उनके कामकाज के उस स्तर को प्राप्त कराना या उसके सक्षम बनाना जो उसके दैनिक गतिविधियों का एक हिस्सा है, जैसे कि चाहे देखभाल करना, गतिशीलता, संचार, सामाजिक संपर्क को पूरा करने। ठीक है, इन सब चीज़ों को में करने या फिर इन सब चीज़ों में सुधार करके उनको करने में सक्षम बनाना, ये हैबिलिटेशन का काम रहता है। पुनर्वास सेवाओं में कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं, जैसे भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा या व्यवहार चिकित्सा। कि पुनर्वास सेवाएं अलग अलग तरीके, हैबिलिटेशन सर्विसेज वो भी काफ़ी तरीके की हो सकती है। ऐसी काफ़ी सारी ऐसी है सेवाएं इसमें शामिल होती है, जैसे कि आप फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी, इस तरह की ऐसी थेरेपीज़ देकर उनको अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको काम करने की योग्य बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पुनर्वास सेवाओं में व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए सहायक तकनीकी। कि पुनर्वास से ऐसी सेवाएं जो होती हैं वो व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, उनको एक फ्रीडम देने के लिए, उनके जीवन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ऐसे सहायक उपकरण को प्रदान कराता है, जैसे कि उनके प्रोस्थेटिक हो गए या हियरिंग एड हो गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे डिवाइसेस को प्रोवाइड कराकर वो उनको उनकी जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये हैबिलिटेशन का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्वास का उपयोग अवसर चिकित्सा, विकासात्मक विकलांगता या देरी वाले बच्चों के संदर्भ में किया जाता है। पुनर्वास का उपयोग कब किया जाता है? कि अक्सर किसी बच्चे को विकासात्मक एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो जाना, या बच्चे को डिसेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, कि डिसेबिलिटी आप बहुत पुरानी मतलब डिसेबिलिटी काफ़ी पहले से है और पता आपने अब करा है। तो ऐसे बच्चों को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट देकर उनको उनकी कौशल या क्षमताओं को प्राप्त कराने की
आवश्यकता होती है जब ये पुनर्वास दिया जाता है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है या डिसेबिलिटी काफ़ी पुरानी है, तो उसमें सुधार लाने के लिए हैबिलिटेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। हैबिलिटेशन का उपयोग उन वयस्कों के संदर्भ में भी किया जा सकता है जिन्होंने किसी चोट, बीमारी या विकलांगता का अनुभव किया है जिसके परिणामस्वरूप कार्य करने की हानि हुई है। कि हैबिलिटेशन प्रोसेस जब भी दिया जाता है कि जब या तो किसी उनके चोट लगने के कारण, बीमारी के कारण या डिसेबिलिटी के कारण जो भी उन्होंने उनकी कौशल्स हैं, ठीक है, उनकी क्षमताएं हैं, उस हानि को फेस करते हुए खोई है या उसको चोट लगने से खो दी है या चोट लगने के कारण कोई काम को करने में वो सक्षम नहीं है। ठीक है, बीमारी से ऐसे कोई ऐसा हिस्सा डैमेज हो गया है, इस तरह की कोई ऐसी वो अंदर ही हमारे बॉडी को इस तरह से अफेक्ट कर गई कि बच्चा उसको काम करने के योग्य नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की चीज़ों में वो सुधार करने का काम करती है। ठीक है, हैबिलिटेशन कि व्यक्ति के जीवन को एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए, कि व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हैबिलिटेशन उस चीज़ पर काम करता है सबसे ज़्यादा। कि अगर व्यक्ति को डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसकी डिसेबिलिटी में सुधार कर उसकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाकर उनको काम करने के योग्य बनाना, उनकी स्किल्स को डेवलप कराना, वो हैबिलिटेशंस का काम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। पुनर्वास उन व्यक्तियों के लिए कार्य स्वतंत्रता या जीवन की गुणवत्ता को बहाल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिन्होंने चोट, बीमारी, विकलांगता का अनुभव किया हो या पुनर्वास पर कुछ विवरण दिए हों। मैंने भी आपको बताया कि हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन सेम है। कि पुनर्वास वो होता है या रिहैबिलिटेशन वो होता है कि जो व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बहाल करने की प्रक्रिया में संदर्भित करता हो कि व्यक्ति को कोई चोट लग गई, बीमारी हो गई या फिर कोई डिसेबिलिटी के कारण उसने अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है वो उसकी स्पॉइल हो चुकी है। तो इस तरह के प्रोसेस में वो क्या करता है, रिहैबिलिटेशन और जो हैबिलिटेशंस है वो काम करते हैं कि उनको पूरा प्रॉपर एक सपोर्ट देकर, उनकी नीड्स को पूरा कर उनके ट्रीटमेंट्स देकर, ठीक है, उनकी उन चीज़ों में सुधार लाना, वो हैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेशन का काम रहता है। पुनर्वास एक बहुविषयक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति को कार्य बहाल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों का उपयोग शामिल है। कि पुनर्वास एक ऐसी अप्रोच है, वो एक ऐसी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि जहाँ पर व्यक्ति को उनके इंटरवेंशंस देकर, ठीक है, उनके प्रॉपर एक इंटरवेंशन करके प्रिवेंट कर उसको उनके लक्ष्यों तक पहुँचाना, उनके लक्ष्यों को में सुधार करना। ठीक है, अगर कोई चाहे फिज़िकल थेरेपी देकर आप किसी की लाइफ में की क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, सुधार कर रहे हो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देकर, स्पीच थेरेपी देकर, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देकर, ठीक है, तो उनकी इंडिविजुअली इस तरह से उनकी हेल्प कर आप उनके फंक्शंस में उनकी वर्क एबिलिटी को बढ़ाते हो, तो वो रिहैबिलिटेशन का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पुनर्वास का लक्ष्य व्यक्तियों को उनके कामकाज और स्वतंत्रता के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने में मदद करता है, जिसमें कौशल को फिर से सीखना या प्रतिपूरक रणनीति विकास करना शामिल हो सकता है। कि पुनर्वास का लक्ष्य क्या होता है कि व्यक्तियों को उनके जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसमें अधिकतम स्तर या उनकी जो स्किल्स है, क्षमताओं को बढ़ाना, जो वो उनको या फिर किसी कौशल या फिर उसकी कोई चीज़ उसने कोई चोट के कारण, बीमारी के कारण, डिसेबिलिटी के कारण वो दोबारा से वो चीज़ खो दिया, ठीक है, दोबारा से वो चीज़ हुई है, तो उस चीज़ में दोबारा से सुधार करना, वो रिहैबिलिटेशन का काम होता है। ठीक है, कि किसी चीज़ में दोबारा से उस चीज़ को फिर से सिखाना, वो रिहैबिलिटेशन का काम होता है। ठीक है। पुनर्वास का उपयोग अक्सर उन व्यक्तियों के संदर्भ में किया जाता है जिन्होंने किसी दर्दनाक चोट के अनुभव किया है, जैसे रीढ़ की हड्डी की चोट, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट या अंग विच्छेदन। कि पुनर्वास का उपयोग जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के थ्रू,
ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के टाइम पर, या ट्रॉमेटिक ब्रेन के कारण, या फिर एम्पुटेशंस के कारण वो कोई ऐसी स्किल्स या ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है, या कोई चीज़ उसकी डैमेज हो जाती है उस टाइम पर, तो क्या करता है उसको दोबारा से उसको रिहैबिलिटेशन करता है, उसके प्रोसेस उसको कार्य करने की योग्य बनाता है, उसको दोबारा से ट्रीटमेंट करता है, उनको इंटरवेंशन दी जाती है, सारी थेरेपी दी जाती है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को देकर उनको पूरा उस काम को करने के योग्य बनाना दोबारा से, वो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। पुनर्वास का उन व्यक्तियों के संदर्भ में भी किया जाता है जिन्होंने स्ट्रोक, दिल का दौरा या कैंसर जैसी बीमारी का अनुभव किया हो, कि पुनर्वास का उपयोग जब भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कोई इलनेस हो, या फिर हार्ट अटैक पड़ा हो, ठीक है, या फिर कैंसर हो, तो ऐसी बीमारियों में भी रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, उनके लाइफ को सुधारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न सेटिंग्स में हो सकती है, जैसे अस्पताल, पुनर्वास केंद्र, आउट पेशेंट क्लिनिक या समुदाय आधारित कार्यक्रम। कि जो रिहैबिलिटेशन है ये एक ऐसी ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कहीं भी एक अलग अलग सेटिंग्स में या अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है, चाहे अस्पताल में ले लो, ठीक है, या आप कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ले लो, या फिर आप किसी क्लिनिक्स पे ले लो, या कम्युनिटी बेस्ड जो सीबीआर प्रोग्राम्स चलते हैं, आपने जो पढ़ा होगा, जो कम्युनिटी के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती है मेडिकल, उसमें भी ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट, पुनर्वास सेवाओं में गतिशीलता और ताकत में सुधार के लिए भौतिक चिकित्सा, दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, संचार को निगलने में सुधार के लिए भाषण चिकित्सा, और भावात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हो सकते हैं। पुनर्वास सेवा में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गतिशीलता और ताकत में सुधार लाती है? जैसे उनकी डेली लाइफ स्पीच थेरेपी हो गया, इम्प्रूव उनके कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना, उनको काउंसलिंग, उनको पूरी तरीके से काउंसलिंग देना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, फिजिकल थेरेपी देना, तो इस तरह की थेरेपीज़ को देकर उनके लाइफ को दोबारा से एक उनकी लाइफ को दोबारा से या फिर उनकी लाइफ में सुधार करना, इन सभी चीज़ों की हेल्प से वो रिहैबिलिटेशन आपका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट जिसमें आपने पढ़ा हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशंस, हैबिलिटेशंस और रिहैबिलिटेशन आपने पॉइंट्स को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया, दोनों सेम है, ये बिल्कुल भी डिफरेंस इनमें नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत ही डिसेबिलिटीज़ का फ़र्क आपका हो गया है, बट दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करती रहूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ओके, टेक केयर।